मध्य प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन कांग्रेस भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में दोनों ओर से हर दांव चले जा रहे हैं। लिहाजा विपक्ष को मात देने के लिए भाजपा ने अब कमर कस ली है। भाजपा 28 सीटों के 127 मंडलों में सम्मेलन आयोजित करेगी। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी गांधी जयंती के दिन से 15 अक्टूबर तक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस योजना के तहत बीजेपी 28 विधानसभा सीटों के 127 मंडलों में सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को हुई बैठक के दौरान तय कर ली गई। नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली दौरे पर सीएम गए थे, जहां उन्होंने कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी सम्मेलनों में शामिल होने का न्योता दिया है। आगामी कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन होंगे, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मंडल सम्मेलनों में सम्मिलित होंगे। ये हम लोगों का आगामी कार्यक्रम। मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे कि हमारे सब पेज प्रमुख बन गए कि नहीं बन गए, पेज प्रमुखों को क्या क्या काम करना है, ये पूरी जानकारी उनको देंगे। पेज प्रमुख के नाते आपकी क्या ड्यूटी है। जो बूथ पे मोर्चों के हमारे संयोजक हैं, पार्टी के संयोजक हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और चुनाव पूरी ताकत से सबको मिलकर लड़कर जीतना है, ये आह्वान उनसे करेंगे कार्यकर्ताओं से। भाजपा हर छोटी छोटी बात पर नजर रख रही है। हर हाल में विपक्ष को परास्त करने की कोशिश में है। लिहाजा जीत की जिद लिए कांग्रेस भी कम नहीं। भाजपा के प्लान पर कांग्रेस क्या बोली, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर गांधी जी को लेकर कार्यक्रम है तो उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक और राजनीतिक रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं, तो इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत भी, अगर उन्हें अपने उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की बैठक भी करना है तो वो इसका एक बहाना ले रहे हैं कि गांधी जयंती पे हमने कार्यकर्ताओं की बैठक या मंडल सेक्टर की मीटिंग करी। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से उपचुनाव में पार्टी अपनी बैठकें कर सकती है, लेकिन उसमें गांधी जयंती पे गांधी जी के विचारधारा को लेकर अगर कोई कार्यक्रम होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तारीखों के ऐलान के बाद अब जमीनी स्तर पर तैयारियों को उतारा जा रहा है। एक दूसरे को हर हाल में पटखनी देने के लिए नई नई रणनीति इजाद की जा रही है। लेकिन जनता के दिलों पर किसकी छाप छूट पाएगी, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो लगातार देखने में आ रहा है कि उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं और तारीखों के ऐलान के बाद अब दोनों ही सियासी दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। जनता से जुड़ने की कवायद तो की ही जा रही है, लेकिन अपनी टीम को मजबूत करने के लिए भी जी जान से ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस भी अलग अलग तरीके अपना रही है, तो वहीं बीजेपी की जो तैयारी है उस पर आज हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे महेश जी आपसे। जिस तरीके से बीजेपी तैयार है, सम्मेलन से इलेक्शन तक की आपकी तैयारी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि तैयारियों में कुछ नया नहीं है, जनता पहले ही अपना फैसला लेकर बैठी है। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार झूठ बोलने का काम करती है तो उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा हम करते भी नहीं हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड दल है। बूथ स्तर तक हमारे इकाई का निर्माण हो चुका है, पेज प्रमुख हमारे तैयार हैं। चुनावी समर में हम जाएंगे तो जनता को ये बताने के लिए जाएंगे कि निश्चित रूप से 15 माह की सरकार में कितने झूठे वादे श्रीमान राहुल गांधी और कपटनाथ की फैक्ट्री से निकले थे। एक बात, दूसरी बात, जनता को कोरोना काल में जिस प्रकार से सहायता करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन के और सरकार के लोगों ने किया, ये सारे विषय हम जनता के बीच रखेंगे। जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान हुआ, सरकार गिरी, घटनाक्रम क्या हुआ, आप हम सबको विदित है। ये सारे विषय भी जनता को बताएंगे कि आखिर मूल रूप से मध्य प्रदेश की जनता और जनमत के साथ गद्दारी करने वाला कौन था, और इन्हीं विषयों पर मुझे लगता है जनता अपना मत देगी।
चलिए, आप कह रहे हैं कि कौन गद्दार था, किसने बेईमानी की, लेकिन कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कह रही है और इसी बात को जनता के बीच लेकर जा रही है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस तरह की बातें जो ये अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कपोल कल्पित कल्पनाओं के कुएं में पांव पसारने के समतुल्य ही है। ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया है तो इन्होंने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने 24 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शपथ लेने के पश्चात जनता के हितों के लिए कौन सा कार्य किया है, किस क्षेत्र में किया है, ये स्वयं बता दे। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में उचित कार्य हुआ है? आपने स्वयं देखा, इंदौर के कई क्षेत्रों में कई लोगों की मृत्यु अस्पताल में सही इलाज न मिलने के कारण हुई। उज्जैन का आरडी अस्पताल कितना बदनाम हुआ, ये इनके सामने था। चलिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बेरोजगारी के क्षेत्र में देखा जाए तो बेरोजगारी आज मध्य प्रदेश में चरम पर है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जेब में नारियल लेके घूम रहे हैं चुनावी समर में। जहाँ मौका मिलता है वह नारियल फोड़ करके अपनी दुकानदारी चालू कर रहे हैं। तीसरी स्थिति जो आज हमारे यहाँ बैठी हुई वो है सबसे बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के शिक्षा के मुख्य अधिकारी लोकेश जाटव जी के स्वयं के आदेश के बावजूद कई स्कूल नर्सरी से लेकर के 5वीं तक जहाँ शिक्षा प्रतिबंधित थी, वहाँ ट्यूशन और ट्यूशन के साथ मिलने वाले पैसे के मोह में बच्चों को जबरदस्ती मोबाइल से पढ़ा के जहाँ उनके आंखों की रोशनी का हाथ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चलिए शिक्षा पंकज ग्रहण जी, करना नहीं। बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें अगर आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और जनता इस आधार पर किसका चुनाव करना है ये तय करेगी। सुनील जी, अगर देखा जाए जो मुद्दे सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, बीजेपी तो अभी उपचुनाव के लिए जो कहा जा सकता है पहले जो घटनाक्रम घटा, सरकार जिस तरीके से गिर गई और सत्ता परिवर्तन हो गया, दल बदल गए, इस पर सुनाई दे रहे हैं उनके मुद्दे। लेकिन कांग्रेस जो बात कर रही है वो ऐसा लग रहा है कि 5 साल के बाद जो चुनाव आता है और उस वक्त जो काम नहीं हो पाते हैं वो बातें जिसमें शिक्षा, बेरोजगारी, किसान सभी कुछ है। हाँ बिल्कुल नाजरीन, मुद्दे दोनों ही पार्टियों के अपने अपने हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें 15 महीने का हिसाब मांग रही है, कांग्रेस की बात करें 15 साल का हिसाब मांग रही है। लेकिन अगर हम मंडल स्तर की जो बैठकों की बात करें, जो सम्मेलन होने हैं बीजेपी के, कल से शुरू होंगे, 15 अक्टूबर तक चलेंगे। तो 15 अक्टूबर तक का समय इसलिए रखा गया है नाजरीन, क्योंकि जो नामांकन की आखिरी तारीख है उसके पहले तक बीजेपी चाहती है कि 28 विधानसभा क्षेत्रों के जो मंडल हैं उन सभी मंडलों पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का और जो प्रभारी हैं उनका हो जाए। इस सभी को दायित्व सौंप दिए जाए। दायित्व हालांकि सौंप दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई शंका या संशय है तो उसको भी, क्योंकि कल प्रदेश स्तरीय की चुनाव की बैठक थी, उसमें कई निर्णय लिए गए हैं, तो मंडल स्तर तक कैसे कार्यकर्ताओं तक वो जो फैसले हैं वो पहुंचाए जाएं और उसके बाद तैयारियां क्या है, तैयारियों को एक बार फिर से रिवाइज करना कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही, क्योंकि ये चुनाव प्रतिष्ठा का है और ये चुनाव सरकार बचाने और सरकार गिरने जैसी स्थिति का है। तो इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही नहीं चाहते कि कहीं पे भी कोई कोर कसर छोड़ी जाए, और यही वजह है कि बीजेपी अब सम्मेलन के जरिए इलेक्शन तक जाना चाहती है। हर एक बारीकी से नजर की अगर बात की जाए पंकज जी, वो दिखाई दे रही है बीजेपी की कि जो प्रदेश स्तर पर फैसले हुए, निर्णय हुए, जो बातचीत हुई, वो मंडल स्तर तक भी पहुंचे, कार्यकर्ताओं को रिवाइज करा दिया जाए कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो क्या बीजेपी की इस तैयारी की काट कांग्रेस के पास है? देखिए, हारे हुए रण में अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करने का तरीका ही ये इस तरह की बैठकें होता है। आपके जो कार्य होते हैं, आपकी जो कार्यशैली होती है, उसमें जनता स्वयं घरों से निकल करके अपना मत देती है और अपने प्रदेश के नए मुखिया का और अपने यहाँ के नए क्षेत्र के विधायक का चयन करती है। इन्होंने जो इनके 4-5 माह, मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, इसमें जिस तरह का मिसमैनेजमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाया कि किस तरह से 2-2, 2.5 महीने तक इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया और मंत्रिमंडल के गठन में भी इन्हें महाराजा और राजा और शिवराज जी और नरेंद्र सिंह जी की जो समावेश दिखा, कि इनका भार दिखा कि इनके लोगों का चयन करना अत्यंत अनिवार्य है। और जिस तरीके की अनुशासनहीनता इन्होंने अभी इन 6 महीनों में दिखाई है, उसमें यकीनन शिवराज जी का स्वयं का भी ग्राफ गिरा है। इनकी जो लोकप्रियता है वो आदि से भी कम रह चुकी है और ऐसी स्थिति में बीजेपी भी वर्तमान परिवेश में तो अपने बागियों से ही संघर्ष कर रही है। तो उस स्थिति में ये मंडलम, सेक्टरम और इस तरह की मीटिंगें करके जो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में एक हौसला अफजाई और एक ऊर्जा भरने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर पाए। लेकिन वो तो अभी सरकार में बैठे हुए हैं और ये मान रहे हैं, अगर देखा जाए सीटों के अंतर की भी अगर हम बात करें, जीत हार के लिए जो जरूरी है उसमें भी कांग्रेस थोड़ा पीछे नजर आती है। आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों की, यूं कहें पूरे जीतने की जरूरत है। ऐसे में आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देना चाहती है, उनमें जान फूंकना चाहती है? वो तो उत्साह से लबरेज है, ऐसा बार बार कह रहे हैं। आदरणीय महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उत्साह से लवरेज तो आदमी हारने वाला भी होता ही है, वो अब शुरू से हतोत्साही थोड़ी दिखाएगा। तो टीम वर्क कार्यक्रम होता है।
अगर नेता खुद हतोत्साहित होगा तो उसके साथ के जितने कार्यकर्ता है उसके हम हतोत्साहित होंगे। और मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसी बनी हुई है। कोरोना काल में सिवाय मध्य प्रदेश के अंदर कोई एक शहर लाभान्वित हुआ हो या इंदौर त्रस्त रहा हो या भोपाल त्रस्त रहा हो, ऐसा नहीं है। इनकी कमांड पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में और यहाँ तक कि गृह विभाग में भी नहीं रहने के कारण इस तरह की स्थिति बनी है, जिससे जनता पूर्ण रूपेण त्रस्त है। और रही बात कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं ने भी बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि 100 रुपए में 100 यूनिट वाली योजना जो कमलनाथ जी की योजना थी, जिसे इंदिरा गृह ज्योति योजना के नाम से जाना जाता है, वो अतुलनीय और सम्माननीय योजना थी। और उस योजना का जितना बेहतरीन क्रियान्वयन प्रियव्रत सिंह जी ने किया, वो यकीनन मध्य प्रदेश के अंदर ऊर्जा विभाग के इतिहास के सफलता मंत्रियों में से गिना जाएगा। मुद्दों पर चोट कर रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं, शिक्षा हो या फिर आप बिजली की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए नाज़नीन जी, मैंने पहले ही आपसे प्रारंभ में कहा कि राहुल गांधी और कपटनाथ की झूठ की फैक्ट्री से केवल झूठ निकलता है और ये जनता अब समझ चुकी है। 15 माह में इन्होंने किस प्रकार की डिलीवरी देने का काम किया, ये जनता ने भली भांति देखा है। 51,000 की राशि इन्होंने कन्यादान की, लेकिन 37,000 कन्याएं आदिवासी अंचल की केवल चप्पलें घिसती रही कलेक्ट्रेट की, उनको राशि प्राप्त हो जाए। इनके कार्यकाल के अंदर ये जो मेरे मित्र अभी बिजली की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से बिजली कहाँ आई और मध्य प्रदेश की राजधानी में झुग्गी बस्तियों में बड़े बड़े बिल गरीब लोगों को दिए गए। उसकी होली कई बार हम लोगों ने विरोध स्वरूप जलाई थी। निश्चित रूप से इनने किस प्रकार की डिलीवरी की है, ये तो जनता ने विगत 15 माह में भली भांति देख लिया। अब दूसरी बात जो मेरे मित्र कह रहे, अगर उन मंच की बात करें सुनील जी, तो ये कहा गया था कि ये बिजली बिल तब आए थे जब बीजेपी सरकार में थी। तो ऐसे में क्या जनता इस भ्रम को दूर करेगी या फिर एक दूसरे दल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे जनता भ्रमित हो सकती है या उस पर विचार कर सकती है? देखिए नाज़रीन, अगर हम बिजली बिलों की बात करें तो आज भी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि आज भी बिजली बिल कम आ रहे हैं या झुग्गियों की कम आ रहे हैं। बिजली बिल बराबर करंट दे रहा है आम जनता को, लेकिन अब ये देखना है क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में सरकार भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए कई लोगों के, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना काल है, 3 महीने तक लगातार 100 यूनिट जो जला रहे हैं उनके 100 रुपए तक आएंगे और 400 रुपए तक की बात कही गई थी। लेकिन मूल बात यही है कि उपचुनाव के बाद आखिर इन बिजली बिलों का होगा क्या? सरकार क्योंकि योजना कंटिन्यू रखेगी 100 रुपए 100 यूनिट की, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और अगर हम बात करें, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी की बात करें, जब वो विपक्ष में थे, सागर से लेकर तमाम जगहों पर बिजली के बिल जलाए गए थे और कहा गया था कि भारी बिजली के बिल आ रहे हैं। वही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अभी बिजली के कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुकी है, बिल जला चुकी है और आरोप लगा चुकी है कि बिजली के भारी बिल आ रहे हैं, जबकि कमलनाथ ने इस मामले में रियायत दी। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिजली जो है वो अभी भी झटका दे रही है। मूल मुद्दे जो हैं वो एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं, जनता के बीच भी पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सुध ली जा रही है? जिन मुद्दों पर बात की जा रही है उसे आने में अगर देखा जाए, सरकार में अगर कांग्रेस आती भी है तो क्या विचार करेगी या फिर बीजेपी उन सारी चीजों का फायदा जनता को पहुंचाएगी? इस पर हम बात करेंगे, ले रहे हैं ब्रेक। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी, अभी पंकज जी जिस तरीके से कह रहे थे, बिजली बिल की बात कर रहे थे, किसान कर्ज माफी की बात कर रहे थे, चूंकि आप भी लगातार ये कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, आप बिजली बिल जो है उसमें रियायत देंगे, आप किसानों को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर जिन योजनाओं से, चाहे वो कांग्रेस भले लाई हो, अगर फायदा पहुंचता है जनता को, तो क्या आप सरकार में हैं अभी और उपचुनाव के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप इन्हें कंटिन्यू करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जन कल्याण की कोई भी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी उसकी पक्षधर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीब के अंतिम संस्कार के 5,000 रुपए संबल में जो हम देते थे वो बंद करने का पाप किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान को राज्य बीमारी सहायता से जो पैसा मिलता था, नौजवान और गरीब को मिलता था, वो देना इन्होंने बंद किया। ये वो लोग हैं जो रेड कारपेट बिछाकर जमातियों का कोरोना काल में स्वागत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल आईफा की चिंता की, कोरोना के नाम पे एक बैठक नहीं ली
ये वो लोग हैं जो आज कोरोना को लेकर हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है कि कौन जनता के बीच और जनता के लिए काम कर रहा है और किसने केवल और केवल राज किया, तबादला उद्योग बनाया। भल्ला भवन को उन्होंने जिस प्रकार से एक अड्डा बना दिया चोरों का, ये वो लोग आज प्रश्न करने का काम कर रहे हैं। इन सारी विषयों का जवाब जी, पंकज जी ये भी कह रहे हैं कि आप मंडल स्तर तक जो कवायद कर रहे हैं, आप जो प्लान बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी में डर है। आपने कहा 15 साल भी बहुत कुछ, लेकिन किया नहीं पूरा और जमीनी स्तर पर वो दिख नहीं रहा है, इसलिए जनता कांग्रेस का हाथ पकड़ सकती है। देखिए नाज़रीन जी, 15 साल में हमने जो किया वो बहुत स्पष्ट रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 45,000 हेक्टेयर हमने जो सिंचित रकबा बढ़ाया, इसके साथ हमने बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश में दी, जो दिग्विजय सिंह के कालखंड में केवल और केवल कुशासन और एक काला साम्राज्य हुआ करता था, उसको खत्म करने का काम जो किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कमलनाथ जी की सरकार में केवल तबादला उद्योग, रेत माफिया, शराब माफिया, और ये मेरे आरोप भी नहीं है, ये इनके ही तत्कालीन मंत्रियों के आरोप हैं जो उन्होंने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पे लगाए थे। तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने उमंग सिंगार पे कार्रवाई की, क्यों नहीं इन्होंने गोविंद सिंह जी पे कार्रवाई की? जवाब तो मिलते नहीं है, जनता भी बहुत सारे मुद्दों पर जवाब चाहती है सुनील जी, लेकिन वो जवाब मिलते नहीं है। और ऐसे में क्या ये कहा जाए कि एक तरफ कृषि बिल भी आ गया है, उपचुनाव भी अब सामने है, उसे लेकर भी बहुत सारी गर्मियां जो है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदर्शन की बात कर रही है, अलग अलग जगह पर किसान कर्ज माफी का मुद्दा गूंज ही रहा है। तो क्या ये बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं नाज़रीन जहां पर बीजेपी भी मुश्किल में आ सकती, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस भी मुश्किल में आ सकती। लेकिन दिक्कत यही है कि अभी मतदाता सवाल नहीं पूछ रहा। हाँ। बीजेपी की बात करें तो वो कांग्रेस से सवाल पूछती है, कांग्रेस ही लगातार बीजेपी से सवाल पूछते हैं, और मतदाताओं की जो सवाल हैं उनका जवाब दोनों राजनीतिक दल नहीं देना चाहते और बचना चाहते हैं कि जब चुनाव में जाएंगे, उपचुनाव में जाएंगे तो उन सवालों के जवाब नहीं देने पड़े। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो ये भी पूछ रहा है कि आखिर 5 साल के लिए सरकार थी तो क्यों गिरी। हाँ। तो तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह की शंकाएं हैं मतदाताओं के जहन में। क्योंकि हमारे संवाददाता भी जब फील्ड पर भी चुनाव के पहले जो सर्वे कर रहे हैं या फिर कार्यक्रम के दौरान जा रहे हैं तो अलग अलग सवाल आ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब मतदाताओं को अब तक राजनेताओं की तरफ से नहीं दिए जा रहे। बीजेपी की जनसभाएं होती हैं, कांग्रेस पर सवाल उछाले जाते हैं, कांग्रेस की सभाओं में बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि जब ये उपचुनाव के जब निर्णय आएंगे, नतीजे आएंगे, उस समय जनता अपने जनादेश के जरिए इन दोनों दलों को अपने जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, अगर देखा जाए सरकार क्यों गिरी, ये सवाल आप भी बार बार पूछ रहे हैं, आप कुछ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उन आरोपों का अगर तथ्य पूछा जाए तो वो बीजेपी मांगती है जब तो कांग्रेस नहीं दे पाती है। ऐसे में आप बात करते हैं खरीद फरोख्त की, आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जो कोरोना काल में आपने कहा कि तमाम चीजें होनी चाहिए थी, सरकार नहीं कर पाई। तो क्या इन्हीं मुद्दों के आधार पर आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, मेरी बात स्पष्ट है कि सबसे पहले तो हम खरीद फरोख्त की और सरकार गिरने के विषय पे बात करें, क्योंकि आपके प्रश्नों के अंदर 2 भाव है। पहला प्रश्न जो आपने पूछा उसका मैं उत्तर स्पष्ट दे दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी और इस चुनाव पश्चात अगर कांग्रेस ने सत्ता बनाई तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया। और कांग्रेस को मत दिया तो ये मत कांग्रेस को मिला था, न कि प्रद्युमन सिंह तोमर जी को मिला, न कि एपी देवी जी को मिला, न कि गोविंद सिंह राजपूत को मिला, न ही तुलसीराम सिलावट जी को मिला, और न ही ये हमारे मनोज चौधरी जी को मिला। ये कांग्रेस को मैंडेट मिला था। अब क्योंकि इन्होंने अपने स्वामी की भक्ति को दर्शाते हुए मध्य प्रदेश की जनता के हितों को, जनता का कल्याण करने वाली सरकार, जिसने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किसान कर्ज माफी योजना, बिजली के बिलों पर लगाम, माफियाओं पर लगाम, ऐसे कई उत्कृष्ट कार्य किए। यहाँ तक कि इन्होंने जो ये कॉरिडोर की स्थापना करने का कार्य किया था इंदौर और भोपाल के बीच, यह भी एक सराहनीय था। और रही बात आईफा की, तो आदरणीय महेश जी को आईफा में भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये जितने भी कार्य इन्होंने करे, इस सरकार को, इन्होंने चलती हुई सरकार को गिरा दिया और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। इसीलिए हम हर मंच से इन बागी विधायकों को गद्दार के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ गद्दारी करी। कांग्रेस की सरकार गिरना तो सिक्के का दूसरा पहलू है। अब रही दूसरी बात, तो हम सरकार के बीच में, जनता के बीच में हमारे कार्यों से, कमलनाथ जी के जो भी माफिया के ऊपर इन्होंने कदम उठाए थे उन कार्यों से आप स्वयं विश्वास कीजिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा जिले के, मालवा क्षेत्र में
ऐसी कई जमीनें थी जो सालों से कब्जे में थी। इस माफिया कांड के अंदर वो धर्मवत मंदिरों की जमीनें मंदिरों को मिल गई, वो कई ऐसी जमीनें विवादित थी जो लोगों को मिल गई। ये कहीं उत्कृष्ट कार्यता, माफियाओं पे लगाम थी। जिस तरीके की प्रतिक्रिया इन्होंने इंदौर में दिखाई थी वो सराहनीय थी कमलनाथ जी के लिए। कई जगह से इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्स आए थे। ये कहा जा सकता है पंकज जी कि आप सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो हुआ आप उस घटनाक्रम को जनता के बीच ले जा रहे हैं, और दूसरा आपने सरकार में रहते हुए जो काम किए उन कामों को भी गिना रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो चेहरे आपकी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं, उनकी वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस के निशान पर आपने अपने चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुना था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में भी मालवा में, ग्वालियर अंचल में आप उतनी ही मजबूत स्थिति में रहेंगे? यकीनन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मजबूत स्थिति में होते या यकीनन जनता उनको पसंद कर रही होती तो वो लोकसभा चुनाव जीतते। वो लोकसभा चुनाव क्यों हारे? और वहां पर जहां पर जिस स्थिति में वहां पर पर्टिकुलर कांग्रेस के जो 16 विधायक उस अंचल में जीते हैं या वहां से जीत करके, और जो सागर में और मालवा क्षेत्र में विधायक जीते, उन्हें कांग्रेस से ही मैंडेट से ही, कांग्रेस के मैंडेट पे ही उनको मत मिला है और मत मिलने के कारण ही वो विजयी हुए। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, मेरा कहना यह है नाजनीन जी, की एक बहुत बड़ा तबका जो किसान कर्ज माफी के अंतर्गत, स्वयं इनके कृषि मंत्री ने भी विधानसभा में इसको कबूला है कि लगभग 26.5 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। और जिस तरह से ये आज हमारे तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 21,000 लड़कियों के जो पंचायतों के चक्कर लगा रही है, आरोप लगाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि इन्हीं के मंत्री इसे भी कबूलेंगे कि हमने कार्य किया है। निसंदेह कमलनाथ जी ने अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके उत्कृष्ट कार्य किए हैं और उनके 15 माह का कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा मध्य प्रदेश के इतिहास। ठीक है, महेश जी क्या कहना चाहेंगे किसान कर्ज माफी को लेकर? विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं पंकज जी। देखिए, किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा छलावा किसानों के साथ कमलनाथ की सरकार ने किया था। 2 लाख का एक किसान का नाम आज तक इनके पास नहीं है। 4,000 का एक नौजवान का नाम इनके पास आज तक नहीं है। केवल झूठ परोसो, लगातार बोलो, और आज ये अल्पमत में आए। 15 वर्ष इन्होंने अगर संघर्ष किया तो इनको पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था। 114 सीटें लेके अल्पमत की सरकार आपने निर्मित की। उस सरकार को आप स्वयं अपने बोझ से गिरा देते हैं। अपने लोगों को आप संभाल नहीं पाते हैं। जब विधायक मंत्री 5वें फ्लोर पे मिलने जाते हैं तो एसी भवन में बैठ के कमलनाथ जी कहते हैं कि चलो चलो हो गया। तो निश्चित रूप से आपने लगातार मंत्री और विधायकों को अपमानित करने का जो कृत्य किया था, जो जनमत का अपमान, वो विधायक जनता से चुन के आए हैं, जनता ने उन्हें चुना था, आपके टिकट पे उनको चुना था, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी कि उनको आपको सहेजना, संवारना और उनकी बातों को सुनना चाहिए था। माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कमलनाथ जी माइक्रो मैनेजमेंट की जो लोग जनता की बात करते हुए अपनी पार्टी को जो सालों से थे उसे छोड़कर आपके साथ हो लिए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि अब वो नहीं दिख रहे हैं जनता के बीच में, जनता की आवाज बनके, तो आखिर उन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? चाहिए कमलनाथ जी को देना चाहिए कि ये परिस्थितियां आखिर क्यों बनी। उन विधायकों को, उन मंत्रियों को आपने लगातार अपमानित किया, उनके क्षेत्रों में काम अवरुद्ध किया, इसके कारण उनकी नाराजगी आपकी सरकार से थी। आप माइक्रो मैनेजमेंट के धनी माने जाते हैं तो आपको उनको सहेजने और संभालने के लिए कहीं ना कहीं उनकी बात को सुनना चाहिए था। अगर आप नहीं सुन पाए, उन्होंने अपना निर्णय किया, तो निश्चित रूप से उनका निर्णय जो था वो मध्य प्रदेश के हित में था, मध्य प्रदेश के जनता के हित में था, और उस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी फैसले बताएंगे कि ये जो कुछ उलटफेर हुआ है वो किसके हित में गया है या फिर जनता के हित में आया है। सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को विराम देंगे। बार बार ये कहने में और चर्चाओं में सुनने में आ रहा है कि सिंधिया जी का अगर वर्चस्व होता तो ग्वालियर चंबल में लोकसभा के परिणाम कुछ और होते, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर इस तरह के हालात हैं प्रदेश में? देखिए नाज़रीन, एक लहर काम करती है और एक चुनाव में मुद्दे काम करते हैं। जो अगर 2019 का चुनाव देखें, लोकसभा का चुनाव, उसमें लहर ने काम किया, मुद्दों ने नहीं किया। क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ नकुल नाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, वो महज कुछ ही वोटों से, 40,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीत पाए थे। बाकी 28 की 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें कांग्रेस ने लूज की। दिग्विजय सिंह भी चुनाव हारे, अरुण यादव से लेकर कई दिग्गज यहां पर चुनाव हारे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वर्चस्व नहीं, क्योंकि लहर काम किया। लहर में तो इंदिरा जी भी चुनाव हारी और अटल जी भी चुनाव हारे। दूसरा, अगर लोकप्रियता की बात करें तो चुनाव हारना या जीतना पैमाना नहीं हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे राजनेता रहे हैं कि जिनकी लोकप्रियता बहुत रही लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पा रहे कई बार, और राज्यसभा के जरिए या राज्यसभा के माध्यम से उनको उच्च सदन में जाना पड़ा। दूसरा, अगर हम वर्चस्व की बात करें तो कहीं ना कहीं दखलंदाजी, जिस प्रकार से हम चाहे मालवा क्षेत्र में कहें
या फिर जो ग्वालियर चंबल का है उसमें सिंधिया की और सिंधिया परिवार की दखलंदाजी बहुत है जनता के प्रिय, जनता के प्रति या फिर हम जनता के बीच कहें लोकप्रियता बहुत है, लेकिन अब लोकप्रियता वोटों में कन्वर्ट हो पाती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सभाओं के जरिए हमने देखा है कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश आते थे या दूसरे राज्यों में जब प्रचार करते थे उस दौरान भीड़ बहुत रहती थी, लेकिन वोट कन्वर्ट करना अलग बात होती है। लोग आकर्षण होता है, लोगों को भाषण आपका अच्छा लगेगा चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये बड़ी बात है और यही इस चुनाव में देखना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इलेक्शन मोड पर बीजेपी है, मंडल का कार्यकर्ता मजबूत होगा या नहीं इसकी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस भी जवाब देने को तैयार है। लेकिन देखना यह होगा कि ये सारी रणनीति किसकी कितनी फिट बैठेगी और जनता किसे हिट करेगी। फिलहाल शार्प 7 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?